हेलो एवरीवन, आज है 20 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि मणिपुर में जीआई टैग वाले स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सिरारा खोंग हथेई मिर्च फेस्टिवल आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक फिर से सीमा सामी बहौस नियुक्त कर दी गई हैं। 17 सितंबर को 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया। भारत ने डियोगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया। टॉप पर स्विट्जरलैंड है, इंडिया को 38 प्लेस पर रखा गया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया 18 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद में किया। भारत में पहली बार आयोजित होने वाली महिला दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप, इसके लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। 2027 में एससीओ समिट की मेजबानी पड़ोसी पाकिस्तान करने जा रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किसके द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति यानी कि जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो ये जो पॉलिसी है ना, विशेष रूप से पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त जो भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा या इसे ही आप कह सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी, इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि 2070 तक भारत का जो लक्ष्य है जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का इसमें मदद मिल सके। 2070 का लक्ष्य ये भारत ने कब डिसाइड किया था? देखिए, जो कोप 26 हुआ था 2021 में, कोप 26 जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया था, इसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वादा कराए थे कि 2070 तक भारत जो है ये जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएगा। तो ये सभी पहले इसी के अनुरूप है। यहाँ पर यदि मैं बात करूं जियोथर्मल एनर्जी की, या इसे आप यदि भूतापीय ऊर्जा कहें, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली जो ऊष्मा है ना, यही आप इसे भूतापीय ऊर्जा कह सकते हैं। एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो कि पृथ्वी के भीतर चट्टान आप कह सकते हैं, पानी और भाप के रूप में मौजूद होती है। और इस ऊष्मा का जो उपयोग है ये बिजली बनाने के लिए या फिर इमारत को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो इसी के लिए एक पॉलिसी लेकर के आई है गवर्नमेंट, और इसके लिए जो मिनिस्ट्री जिम्मेदार है ये है आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहां से यदि मैं बात करूं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, तो इसका प्रभार संभाला हुआ है प्रहलाद जोशी जी ने। ऑप्शन में लिखे यदि मैं अदर मंत्रालय की बात करूं, तो देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ये कौन संभाल रहे हैं? तो ये है हरदीप सिंह पुरी, मतलब किसके कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये भूपेंद्र यादव संभाल रहे हैं। यदि बात की जाए नीति आयोग की, तो ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया। देश के प्रधानमंत्री ये होते हैं इसके अध्यक्ष, यानी कि नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन बेरी और सीई हो जाएंगे इसमें बीवीआर सुब्रमण्यम। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने कुछ चीजें चेंज करी है, जैसे कि आपके एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। कई एग्जाम में, जैसे कि अभी हमने बिहार पीसीएस में ही देखा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट में मैंने कुछ की पॉइंट ऐड किए हैं कि नीति जो है ये है नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी, लॉन्च किया है जिस मंत्रालय ने, ये है आपका नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसका लक्ष्य है विभिन्न क्षेत्रों में भू ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। इसकी अनुमानित क्षमता बताई गई है 10 गीगावाट की। सवाल नंबर दूसरा है, किस शहर में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है अपोलो एथेन, इसका उद्घाटन किया गया? रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, इन्होंने डिफेंस कॉलोनी में इस विशेष कैंसर केंद्र का शुभारंभ किया है, जिसका पर्पस है महिलाओं को कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। आप यहाँ से ये भी रिलेट कर सकते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये फरवरी महीने की 4 तारीख को मनाया जाता है। यहाँ से यदि मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 1911 में देश की राजधानी प्रस्तावित हुआ था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग के समय बना था 1912 में। यहाँ का करंट अफेयर यदि आप रिलेट करेंगे तो 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान की शुरुआत यहीं से की गई। नेक्स्ट ईयर 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी दिल्ली करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन यहाँ किया गया, जिसके तहत केंद्रीय
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च की जिसका नाम विक्रम है। दिल्ली पुलिस का आयुक्त सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इसका ये 11वां एडिशन था। इस मौके पर हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत दिल्ली से की गई। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली विधानसभा बनी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड शेडिंग को मंजूरी दी गई और देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया। सोनीपत हरियाणा में लास्ट ईयर नवंबर के महीने में ओम प्रकाश बिरला जी ने देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया था। अभी जो हॉकी एशिया कप चल रहा था पुरुषों का, इसकी मेजबानी राजगीर ने की थी। विजेता भारत था साउथ कोरिया को हरा करके। इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में टॉप पर है। इसके अलावा लगातार 8वें वर्ष भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनी हुई है। देश की पहली बेगर फ्री सिटी भी इंदौर हो जाएगी। किस देश को पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया गया? आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण या इसे आप इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, इसके लिए दुनिया का पहला लाइसेंस जो भारत को दिया गया है, जिससे कि हिंद महासागर में जो कार्ल्सबर्ग रिज है, अब मैं आपको सबसे पहले लोकेशन दिखा दूं, ये पूरा इंडियन ओशन वाला क्षेत्र है। ये आपका कार्ल्सबर्ग रिज वाला एरिया है। यहाँ पर खनिजों को खोजने की मान्यता दे दी जाती है भारत को। इसके कुछ की पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं। एक तो क्षेत्र मैंने बता दिया, इंडियन ओशन का कार्ल्सबर्ग वाला क्षेत्र है, ये कार्ल्सबर्ग रिज वाला क्षेत्र। तो यहाँ फैले 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को इसमें कवर किया जाएगा, जहां की कुछ मिनरल्स की खोज की जाएंगी। कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, चांदी जैसे महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। महत्व क्या है? तो यह जो लाइसेंस भारत को मिला है, तो भारत को महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच प्रदान करता है और महासागरों में रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। अब इसके लिए भारत ने समझौता किया है आईएसए के साथ, अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण के साथ। 15 सितंबर को यह हस्ताक्षर किया गया है। यदि मैं बात करूं रशिया की, ये अपने नागरिकों को मुफ्त में कैंसर की वैक्सीन देने जा रहा है। इसकी स्पेस एजेंसी का नाम रोसकॉस्मोस है और ये वीनस के लिए यानी कि शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने जा रहा है। फ्रांस ने एबॉर्शन को लीगल किया। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इटली की, तो एक करंट अफेयर का फैक्टर रिसेंटली इटली का हमने पढ़ा था कि इसने उड़ने वाला जो मानव जैसा रोबोट पेश किया है। इसका नाम मैं आपको बता देती हूं, आयरन क्लब MK3। आगे चलते हैं। आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तीसरे बन गए हैं वरुण चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने पहली बार आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करी है और ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। पहले थे जसप्रीत बुमराह, दूसरे रवि बिश्नोई, अब तीसरे बने हैं वरुण चक्रवर्ती। मोहम्मद सिराज का करंट अफेयर हमने रिसेंटली देखा है। अगस्त महीने के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं मेल कैटेगरी में। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह हेड है, सीईओ संजू गुप्ता है। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंधाना टॉप पर है। विल टू विन अभियान की शुरुआत आईसीसी के द्वारा की गई। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी बने महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता है भारत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष ये बन चुके हैं। सवाल 6वां है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बनने लगे हैं। रिसेंटली बीपीएससी का पैटर्न हमने देखा कि इसने चेंज किया है। यूपीएससी लेवल का इसने क्वेश्चन पूछा और आपके कमेंट भी बहुत ज्यादा आ रहे थे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको कवर कराए जाए। तो बीच बीच में जहां इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल मैं ऐसे क्वेश्चन ऐड करूंगी। जैसे कि आज का 6वां सवाल है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के स्वतंत्र आयोग ने गाजा में जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में परिभाषित नरसंहार के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया है? क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं दोबारा से पढ़ूंगी। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसका जो स्वतंत्र आयोग है, इसने गाजा मेडिटेरियन सी जो है ना, यहाँ पर इसराइल है, यहाँ पर गाजा, तो इसराइल और गाजा के बीच जो वार भी चल रहा था इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो गाजा में जो नरसंहार हुआ है
उस नरसंहार को परिभाषित किया गया है जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 के नरसंहार जैसा, और इसके लिए उत्तरदायी 3 लोगों को ठहराया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, इजराइल के राष्ट्रपति इजाक हर्जोग को और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट को। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने फिलिस्तीन, खासकर गाजा वाला एरिया यदि हम देखें, यहां पर जो नरसंहार किया गया, इसने पूरी तरीके से इजराइल को इसका दोषी मान लिया है। और ऐसा नरसंहार जो कि 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन में परिभाषित है। क्या कहा गया है 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन में? परिभाषा आप पढ़िए। इसमें यह कहा गया कि किसी राष्ट्रीय, किसी जाति, नस्ल या धार्मिक समूह को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे नरसंहार कहा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सबसे गंभीर अपराधों में से एक गिना जाता है। और इस अपराध का दोषी, मतलब कि जो गाजा में नरसंहार किया गया, इसका दोषी इजराइल को बताया गया। और मुख्य रूप से 3 लोग इसमें उत्तरदायी हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, इसाक हर्जोग और योव गैलेंट। ठीक है, अब यहां से इजराइल, जिसकी कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम हमने देख लिया है। इजराइल में रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। आगे यदि हम चलें, किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो एक तो पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 भारत होस्ट कर रहा। पहली बार कहां आयोजित किया गया? केरला के कोच्चि ने इसकी मेजबानी करी है भारत की अध्यक्षता में। 17 से 20 सितंबर तक चला, यानी कि आज इसका अंतिम दिन है। इसमें 40 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया है। आयोजन स्थल कोच्चि है। 17 से 20 सितंबर आयोजित किया गया। मेजबान देश भारत है। इसकी थीम मैंने मेंशन करी है, विश्व सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भविष्य के बाजार और पर्यावरण के अनुरूप। इसका पर्पस है टिकाऊ वानिकी, व्यापार, सामाजिक आर्थिक मुद्दे और भविष्य के सागौन बाजारों पर चर्चा करने के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। देखिए, सागौन की लकड़ी जो है ना, अपनी मजबूती के लिए बेसिकली जानी जाती है। काफी लंबे समय तक ये चलती है, मजबूत होती है, आकार बड़ा होता है। गोवा की यदि मैं बात करूं तो इस साल शतरंज वर्ल्ड कप की मेजबानी गोवा करने जा रहा है। अभी हमने सेमिकॉन इंडिया देखा था, दिल्ली ने होस्ट किया। पटना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करी 2025 के। यहाँ इवेंट एंड समिट का रिवीजन करें। 2027 का एससीओ समिट होस्ट करेगा पाकिस्तान, 2026 का किर्गिस्तान, 2025 का होस्ट किया है चाइना ने। G20 नेक्स्ट ईयर अमेरिका होस्ट करेगा। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ने। G7 होस्ट किया कनाडा ने। ग्लेशियरों के संरक्षण पर सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने। वेव्स समिट मुंबई ने। IPF समिट उज्बेकिस्तान ने। COP 30 ब्राजील, बिम्स्टेक थाईलैंड, ब्रिक्स ब्राजील, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। रायसीना डायलॉग दिल्ली ने। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस ने। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत ने। ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड रही है, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, किस राज्य के नागौर जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? नागौर जिला है कहां पर? राजस्थान में। तो रिसेंटली राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में जो रेवंत की पहाड़ियां हैं, यहां पर खोजा गया है लिथियम का भंडार। तो इससे ई व्हीकल, कारें, लैपटॉप, मोबाइल बैटरी बनाने के साथ साथ परमाणु रिएक्टरों के उपयोग को लेकर के बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसका माइनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसका खनन शुरू होने से प्रदेश के, यानी कि राजस्थान के राजस्व और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। वैसे देश के कुछ अन्य हिस्सों में लिथियम के भंडार पाए गए, जैसे कि जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में, लेकिन कहीं अभी माइनिंग नहीं शुरू हुआ है। अभी केवल यहाँ राजस्थान में शुरू हुआ। भारत में अभी करीब 70 से 80% लिथियम का जो इंपोर्ट है ये चाइना से होता है। यहाँ माइनिंग शुरू होने से क्षेत्र में चाइना पर जो डिपेंडेंसी है लिथियम को लेकर के काफी हद तक कम हो जाएगी। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। नेशनल पार्क में मुकुंदरा, मरुस्थल केवला देव, रणथंभौर और सारिस्का है। खैरथल तिजारा जिला नाम का बदल करके रिसेंटली भृतहरि नगर घोषित किया गया। राजस्थान के मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की गई। दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक की शुरुआत की गई। स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना लेकर के आई है राजस्थान गवर्नमेंट।
और यहाँ पर फरवरी के महीने में ट्रांसजेंडर के लिए आप कह सकते हैं पहला अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी अजमेर शहर ने की थी। और मई के महीने में राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दोनों के बीच पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर बनने जा रहा है। 10वां सवाल है, मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फाइड या फिडे मास्टर बनी है? शतरंज से आप रिलेट करेंगे। ये बिहार से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बिहार वाले स्टूडेंट ध्यान दें, मरियम फातिमा नाम है, बिहार से बिलोंग करती है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से। तो ये राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी। शतरंज से आप फाइट रिलेट कर सकते हैं। मैंने बताया था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1924 फॉर्मेशन ईयर, लॉजन में हेडक्वार्टर है, अर्काडी डोकोरविच हेड है। तो मरियम फातिमा इन्होंने स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित बारबेडा डिल वेलिस ओपन चेस टूर्नामेंट में चेस चैंपियनशिप में अपनी रेटिंग बढ़ाई है। इनकी रेटिंग 2100 हो गई। इसी के बाद वह इंटरनेशनल वुमेन फिडे मास्टर घोषित कर दी गई हैं। बिहार के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। चलिए, राजधानी पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ पर रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी, जिससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार को लाभ होगा। पूर्णिया में ही 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का उद्घाटन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र टॉपर है, बिहार की रैंकिंग 15 है। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव बने। देश की पहली डिजिटल वोटिंग की सुविधा यहां शुरू की गई। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन मंजूर किया। नबीनगर में सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला यहां पर रखी गई है। तांबे से बना बापू टावर पटना में। दरभंगा में एम्स की आधारशिला। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य और नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन यहां किया गया है। मैंने कल आपसे पूछा था भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर था डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज का सवाल है, कोआला को क्लाइमेडिया बीमारी से बचाने के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।